दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह यूएनए के स्टूडियो में आपका स्वागत है। कोरोना का समय चल रहा है, लॉकडाउन है, पूरे देश में एक तरह की तबाही मची हुई है और तबाही कई तरह की है। उसमें सबसे ज़्यादा जो मार पड़ रही है वो यहाँ के श्रमिक वर्ग पे, और वो श्रमिक वर्ग जो कहीं न कहीं दिहाड़ी या छोटे मोटे फैक्ट्रियों में काम करने वाला हिस्सा है, तो उस सब को सबसे ज़्यादा तबाही उनको झेलना पड़ रहा है। लोग हज़ारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सामिन भाई आपका स्टूडियो में। ये बताइए कि जो लॉकडाउन में या जिसको तालाबंदी कहा जा रहा है कोरोना के नाम पे जो हुआ है, उसमें ये जो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ रही है मज़दूरों पे, लोग घरों से जा रहे हैं, पूरा परिवार का परिवार, उसमें हर तरह हर उम्र के लोग हैं और बीमार भी हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं भी हैं, मजदूर भी हैं। तो ये जो पूरा जो मार इनके ऊपर पड़ी है, आखिर मैंने सरकार या ये व्यवस्था ये करना क्या चाह रही है, क्या दिखाना चाह रही है? आप थोड़ा सा इस पर बातचीत करना चाहते हैं आपसे। ये मनोवादी ताकतें हैं, ये हमेशा से हम लोगों का शोषण करते आए हैं, मजदूरों का। और इनका एक खून में शामिल है कि ये मजदूरों का शोषण करते रहे। सत्ता में आ गए, अब तो इनको कोई रोकने वाले भी नहीं है। पहले सत्ता में नहीं थे तो संगठित तरीके से उनकी मजदूरी नहीं देना, उन पर अत्याचार करना, उनके घर जला देना, बहुत सारी ये जो हुकूमत थी इस तरह की है। इससे कोई उम्मीद तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ हम ये कर सकते हैं कि हम संगठित होकर के इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो इसीलिए हमारा यही मकसद था कि हम मजदूरों की आवाज़ इस नहीं, लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि तमाम मजदूर संगठन हैं देश भर में, ये जो बहुजन मजदूर संगठन मैंने क्यों बनाया अलग से? क्या आपको लगता है केवल बहुजन ही मजदूर है या कैसे आप देखना चाहते हैं इसके बारे में? ये मेरे दिमाग में इसलिए आया कि मैं खुद मजदूरी किया हूँ और मजदूर की जो पीड़ा है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जी जी जी। गटर के अंदर मजदूर को, बहुजन मजदूर को उतारा जाता है गटर साफ कराने के लिए, गटर की सफाई कराने के लिए। उसमें जो हमारा संविधान कहता है और जो हमारी जो है सरकारें कहती हैं कि उसको सारे, जैसे एयरपोर्ट पे जो मजदूर हैं, अब देखिए फर्क देश के अंदर ही, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो मजदूर हैं उनकी हालत देख लीजिए और एक लोकल हैं जो अदरवाइज जो कॉलोनी में है, यहाँ तक के सरकार के अंदर अधीन भी आते हैं, वहाँ भी देख लीजिए। इतना फर्क है जमीन आसमान का। वहाँ उनको सारे ग्लव्स मिलते हैं, जूते मिलते हैं, बॉडी के अंदर पूरा पहन के उसके बाद गटर में उतारते हैं। और यहाँ बेचारा नंगा उतरता है उसको, जब चाहे गर्मी का टेम्परेचर हो चाहे सर्दी का टेम्परेचर हो, उसकी इतनी दुर्दशा खराब हो जाती है। वो मैं भली भांति जानता हूँ। जी जी जी। इतना कोई नहीं जान सकता। हाँ, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि जो मजदूर जो है सड़कों पे जा रहा है, वो मतलब जाति आधार पे कौन लोग हैं जो, वो मुझे तो नहीं लगता है कोई सवर्ण जाति का या कोई अपर कास्ट का बंदा। वो सारे दलित और मुस्लिम और जो दबे कुचले पिछड़ी जाति के लोग हैं। अगर वो अगड़ी जाति के होते तो ये जहाज से लेके उनको अब तक उनके घर पहुंचा दिया होते। लेकिन उनका दुर्भाग्य तो यही है ना कि वो बेचारे नीची जाति से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, SC/ST मिला के बहुजन समाज के लोग हैं। इसीलिए उनके साथ ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। उस टाइम तो उनको दारू बोतल में वोट तो ले लेते हैं उनसे, लेकिन उन्हें अब उनके हाल पे छोड़ रखा है मरने के लिए। वो सड़क पे उनके महिलाएं वहीं जाके बच्चे पैदा कर रही हैं, सड़क पे उनके रास्ते में मौत हो जा रही है। कहीं उनके जो एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं ट्रेन से काट दिया जा रहा है, कट नहीं रहे, काट दिया जा रहा है उनको। लोगों में मतलब उनके लिए भ्रम फैलाने के लिए कि वो आदमी सड़क पे भी नहीं चले, उनको सड़क पर चलने का भी अधिकार छीना जा रहा है। छीना जा रहा है इसलिए कि वो रोड पे आएंगे, इनकी पोल खुलेगी। जी जी। ये सरकार की पोल खोलने के लिए वो रोड पे दिख रहा है ना सब चीज। ट्रेन सरकार के पास है, जहाज सरकार के पास है, सेना है। अगर ये जब वो नदी के में डूबते हैं तो वहां से जब रेस्क्यू कर लेते हैं तो सड़क पे से ही कर सकते हैं उनको, उनके घर नहीं पहुंचा सकते उनको। जी जी।
तो क्या कारण है कि दलित गरीब पिछड़े मजदूर हैं, इनकी आवाज आज तक देखो, सैनिकों की आवाज सब उठाते हैं और किसानों की सब उठाते हैं, इसलिए कि किसान पे भी पैसा होता है, वो संगठन में देता है, सैनिक भी पैसा देता है, वो संगठन में देता है, लेकिन मजदूर पे पैसा अपने लिए नहीं है, वो किसको क्या देगा। सही बात। इसकी आवाज हर कोई नहीं उठा पाता, जबकि सारी चीजें राष्ट्रपति भवन से लेकर के एक जो है रेलवे स्टेशन से लेकर के बस स्टैंड से लेकर के ऐसी कोई चीज नहीं है जो मजदूरों ने नहीं बनाई है। उसके बावजूद भी उन पे कपड़ा नहीं है, उनके सर पे छत नहीं है, उनके तन पे कपड़ा रोटी खाने को नहीं है, चलने के लिए कोई साधन नहीं है। अब वहाँ गांव में जाने के बाद भी उन्हें वहाँ रहने की जगह नहीं है, क्योंकि वो गांव वाले उनको घर में नहीं घुसने दे रहे, वहाँ पे नो एंट्री कर रखी है। उनकी तो इतनी दुर्दशा खराब है कि मैंने अपने जीवन में, क्या मेरे दादाजी थे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो बताते थे कि कभी इस जैसी कंडीशन आज मजदूरों की है, ऐसी कभी भविष्य में पिछले भूतकाल में नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कुछ बसें की थी कि भाई आप बसें हम दे रहे हैं, आप कम से कम मजदूरों को छोड़िए। तो वो जो एक तरह का देखा गया कि एक तो मतलब जांच करेंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ये क्या माने, ये खुद भी अपने भी नहीं मजदूरों को पहुंचा रहे हैं, यदि कोई मदद करना चाह रहा है तो उसकी मदद भी नहीं ले रहे हैं। अगर वो मदद ले लेंगे तो उनकी पोल नहीं खुल जाएगी। अच्छा भाई, इतना पैसा श्रमिकों के लिए जो मंत्रालय बना हुआ है, वो मंत्रालय खर्च करे, उनका हक है, वो तो उनका एक कोटा होता है, इतना पैसा का इधर का निकाला जाता है, उनके नाम पे लोग खा जाते हैं, बीच में मजदूर तक नहीं पहुंचता जी। थोड़ा बहुत केजरीवाल ने मजदूरों को 5-5 हजार की बात कही है, तो लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि वो रिन्यूअल नहीं है उसका कार्ड। अच्छा। तो उसको वो उससे वो महरूम रह जाता है। अच्छा, रिन्यूअल नहीं किया तो उसको सुविधा नहीं मिलेगी, सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये तो मजदूरों का ही पैसा था जो कल्याण के लिए जो कल्याण बोर्ड बना हुआ था, उसके लिए मजदूर और मालिकों से 2% जो सेस लिया जाता है, वही पैसा था, वही पैसा उनका हक है, उनकी मेहनत की कमाई है, लेकिन उसको भी सरकार उन पे खर्च नहीं कर रही। लेकिन एक चीज़ और मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, आज जैसे लॉकडाउन हुआ तो दुनिया भर की चीज़ें तो हुई, जो भी हुआ, सबसे पहला जो मार पड़ी है वो मजदूरों पे पड़ी है। एक तो ये समझ गया, वो भी जो मजदूर हैं, जो बहुजन मजदूर हैं, बहुजन समाज के हैं, वो उन पे पड़ी है। लेकिन अचानक जहाँ जहाँ भाजपा शासित जो राज्य हैं, उन लोगों ने मजदूर के जो अधिकार थे उनको 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया कि नहीं, 3 साल तक कोई मजदूरों का राइट नहीं होगा। तो ये क्यों, मतलब अचानक इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? इससे ये साबित होता है कि ये मजदूर और बहुजन मजदूर विरोधी लोग हैं, ये तो साबित हो रहा है, अपने आप ही साबित कर रहे हैं। जैसे उनको 8 घंटे की बजाय 12 घंटे कर देना, या उनके अधिकार को सस्पेंड कर देना, उनको अधिकार का हनन करना, ये सब इससे साबित होता है सरकार के कि ये मनोवादी ताकतें हैं, ये हमारे बहुजन मजदूर विरोधी लोग हैं, मजदूर विरोधी लोग हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई शायद ये मजदूर कानून की वजह से कोई बाहर से नहीं आ पाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, तो उसको लेके कि शायद कोरोना की वजह से जो संकट है, बार बार यही दिखा रहे हैं। लेकिन सब संकट का सबसे ज़्यादा बोझ मजदूरों पे ही क्यों डाला जा रहा है? देखो, मजदूर कोरोना से कोई नहीं मरा अभी तक, ये रिकॉर्ड है। आप ट्रेन से कट के मरे हैं, जो एक्सीडेंट से मरे हैं, भूखे मरे हैं, रास्ते में चलते हुए मरे हैं, एक भी रिकॉर्ड बताइए अगर मरा हुए कोरोना से। सही बात है, ये तो है, ये तो आपने सही कहा। मैं सरकार से चैलेंज करता हूँ, अगर है कोई रिकॉर्ड तो दिखाइए, क्योंकि वो मर ही नहीं सकते कोरोना से। उसकी वजह यह है कि उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो धूप में 12 घंटे काम, 8 घंटे काम कर सकते हैं। उनके अंदर इतना जो है, जो आदमी एसी में रहता है वो 1 घंटा नहीं खड़ा हो सकता धूप में, वो 8 घंटे धूप में काम करते हैं सुबह से शाम तक। तो उनके अंदर ये कोरोना कुछ मायने रखते ही नहीं है, मायने रखते नहीं। गटर के अंदर जब वो घुस सकता है तो वहाँ कोरोना से ज्यादा गंदगी होती है। सही बात। उसके लिए तो डेली कोरोना है। इनको तो अब आया है जिंदगी में एक बार, लेकिन वो तो पैदा होने के बाद जब से वो गटर में जा रहा है, गटर के अंदर घुस रहा है, निकल रहा है, उससे तो रोज कोरोना पकड़ना चाहिए। रोज इन हाइजेनिक कंडीशन में रहता है, उसमें रोज उससे झेल रहा है। तो एक चीज़, अब ये तो हो गई एक बात, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आप लोगों ने जो बहुजन मजदूर संसद बनाई है, तो
तो उसके मुख्य क्या डिमांड्स क्या हैं, आप किस तरह का सोच रहे हैं उसको लेके? हमारी सोच तो यही है कि मजदूरों को एक सेकंड, हाँ, किसका फोन है? हाँ जी। मजदूरों का अधिकार मिलना चाहिए। और हमारी सोच ये है कि मजदूर अब मजदूर न रहे, वो लोकसभा में भी जाए, राज्यसभा में भी जाए, विधानसभा में भी जाए, निगम में भी जाए, राष्ट्रपति भी बने, प्रधानमंत्री भी बने। जी जी। हमारी ये सोच है, इसी को लेकर के ये संगठन जो है तैयार किया है हमारे प्रेम क्रिस्टी साहब ने। इसमें बहुत बड़ा इनका योगदान है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक मजदूर हूँ, इसलिए मजदूर के नाते मैं पीड़ा जानता हूँ। नहीं, जो मजदूर होगा वही तो मजदूर की बात करेगा ना। जी जी। तो एक तो ये बात हुई कि आप चाह रहे हैं कि मजदूरों की सरकार बने एक तरह से। जब संसद में जाएंगे, पर तमाम जगहों पे जाएंगे, जो भी संवैधानिक पद हैं, तो इसके लिए मतलब कोई योजना, कोई बड़ा कोई आप सोच रहे हो कि, क्योंकि बहुजन समाज इतना बटा हुआ है, पहले तो हिंदू मुसलमान कर देते हैं, उसके बाद जब मामला आता है तो दलित और सवर्ण आ जाते हैं, फिर वहाँ से मामला आता है तो दलित और बैकवर्ड आ जाते हैं, इसके बाद आदिवासी हैं या और भी तमाम समूह हैं। तो उन मज़दूरों को, जो बहुजन मज़दूर हैं, उनको किस तरह से संगठित करने का सोच रहे हैं, या कैसे आप उनको जगह देंगे? इतना बड़ा आंदोलन है, तो एक आदमी या दो आदमी से तो काम चलेगा नहीं। इसमें तो जन जन में जाना है, जन जन के पास जाना है, डोर टू डोर जाना है, लोगों से अब इसके विषय में बात करनी है, लोगों को समझाना है, क्योंकि एक अकेला चना कोई बाहर नहीं फोड़ सकता। जी जी। तो हमारी सोच तो ये है कि हमसे जो ज्यादा व्यक्ति अच्छे आए, मैं तो मजदूर हूँ, पीड़ा बताता रहूँगा, लेकिन अच्छे व्यक्ति आए, वो इसमें हम उनका स्वागत करते हैं। मैंने आप जैसे और भी मजदूर आए हैं। हाँ, हमारे से अच्छे और बढ़िया मजदूर आए, और ज्यादा समझ रखने वाले आए, क्योंकि मैंने जितना उनका दर्द समझा है, हो सकता है अभी जो रियलिटी में जो और भी मजदूर ऐसे हैं जो मेरे से ज्यादा अच्छा और भी जानते हैं। जी जी जी। तो हमारी सोच ये रही है, जितने लोग होंगे, जितने चिराग होंगे, उतनी रोशनी होगी। सही बात है। हमारी ये सोच नहीं है कि हम ही इस पे बैठ गए तो ना ये मेरा हो गया, मैं हूँ, ऐसा हमारा कोई ध्येय नहीं है। जी जी। हमारा तो मकसद ये है कि आग जलनी चाहिए। जी। आपके सीने से नहीं तो मेरे सीने से, सही। आपके सीने से नहीं तो आपके सीने से आग जलनी चाहिए। आग जलनी चाहिए। लेकिन एक और छोटी सी बात पे मैं आपसे ख़त्म करूँगा, और चूँकि आपसे लगातार खास करके मज़दूरों के विषय में दुनिया भर के कानून भी हैं, दुनिया भर की चीज़ें भी हैं, लेकिन धीरे धीरे सबसे ज़्यादा किसी पे मार पड़ी है तो मज़दूरों पे भी, और मज़दूर के जो अधिकार बने हुए थे, कानून बने हुए थे, उनको ख़त्म करने की बात हो रही है। और 8 घंटे तो ड्यूटी है, लेकिन नॉर्मली जो हमारा समाज है वो 12 घंटे 14 घंटे काम करता है, तब जाके उसको अपना घर परिवार चला पाता है, यदि मिलती है तो। ये थे हमारे सामिन भाई, और हम इनसे और भी बातचीत करते रहेंगे। और ये जो हम चाह रहे थे, या लगातार जो खास करके ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, वो मुश्किल से कोई नौकरी करने वाला या कोई मजदूरी करने वाला होगा, वो भी मजदूरी जो सचमुच में जो बहुजन समाज का एक इंसान जो दिहाड़ी करता है, बेलदारी करता है, वो मजदूरी करने वाला शायद ही कहीं वो आपको दिखाई दे, जो नेतृत्व भी करने की क्षमता हो। और ये एक अच्छी बात है हमारे सामिन भाई में, इन्होंने जो कसम खाई है, जिन्होंने जो बेड़ा उठाया है, उसको उम्मीद है कि आने वाले समय में एक बड़ा एक कारवां बनेगा, और जो भी तमाम यहाँ के असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, या तमाम और क्षेत्रों के लोग हैं, या काम करने वाले श्रमिक वर्ग हैं, वो सब लोग मिलके एक बड़ा बाउंडर खड़ा करेंगे। और उम्मीद है कि आने वाले समय में पार्लियामेंट में भी जाएंगे, या तमाम जो भी संवैधानिक संस्थान हैं, उन सब में इनकी भूमिका होगी, ये पहुँचेंगे। और इसमें सामिन भाई की अगुवाई मुझे लगता है कि एक बेहतर मजदूर आंदोलन को बढ़ाएगा। इसी के साथ मैं हिम्मत सिंह यूएनए के लिए
और हम फिर शामिल भाई से मिलेंगे। शामिल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद, और सारे हमारे धन्यवाद तो उन मजदूर वर्ग का जिनकी हम लड़ाई के लिए हम बाहर निकलना चाह रहे हैं। जी जी। उनसे भी मेरा निवेदन है कि हाथ जोड़ के आप अब अकेला मत समझो अपने को। आपके साथ बहुत बड़ा समूह एक पैदा होने जा रहा है। इस देश में क्रांति आने वाली है और ऐसी हुकूमतों को, ऐसी सरकारों को उखाड़ के फेंक देना है जो मजदूर विरोधी हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।